हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद के बारे में राज्यसभा, लोकसभा इत्यादि पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम संसद की विधायी प्रक्रिया देख लेते हैं कि कैसे विधेयक पेश हो किया जाता है और कौन कौन से चरण से गुजरते हुए वह पारित होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विधेयक विधेयक कितने प्रकार, कैसे, किस प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सरकारी विधेयक, तो एक होता है गैर सरकारी विधेयक। जो सरकारी विधेयक होता है यह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी जो सरकार में होते हैं उनके द्वारा, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक संसद के सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है। तो सरकारी और गैर संसद सदस्य में इसमें वो भी सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी होते हैं, यानी जो सरकार में शामिल नहीं है वो गैर सरकारी हो गए। और विधेयक चार प्रकार से पास किए जाते हैं। एक साधारण विधेयक, तो चार प्रकार के विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इनकी चार कैटेगरी होती है। तो ये दो तरीके से भिन्नता है। एक विधेयक में सरकारी विधेयक होता है जो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और दूसरा होता है गैर सरकारी जो संसद सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा चार श्रेणियों में बांटा गया है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब देखेंगे हम लोग विधेयक अगर पेश किया जाता है, पहले साधारण विधेयक के बारे में बात कर लेते हैं कि या किसी भी विधेयक में कौन कौन से चरण होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, नया पेज ले लेते हैं हम। जैसे जब विधेयक पहले प्रस्ताव, तो विधेयक का प्रस्ताव आता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसे प्रथम पाठन कहते हैं। प्रथम वाचन या प्रथम पाठन, प्रथम चरण जो है वो प्रथम वाचन या पाठन कह लीजिए, दोनों कहते हैं। इसमें क्या होता है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण में विधेयक पेश किया जाता है और राजपत्र में पेश करने के बाद राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। हो सकता है पहले राजपत्र में प्रकाशित हो जाए, बाद में पेश किया जाए। जब राजपत्र का पहला चरण यह है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण और उसका राजपत्र में प्रकाशित होना। दूसरी, फिर इसके बाद द्वितीय चरण आता है। ये ही सबसे महत्वपूर्ण चरण है विधेयक का, क्योंकि इसमें लंबे समय तक, मतलब गहन चर्चा होती है विधेयक के बारे में। तो इसमें क्या क्या है, साधारण बहस होता है। सभी सदस्यों की इसकी कापी एक एक प्रति दे दी जाती है और इस पे बहस होता है, साधारण बहस। फिर उसके बाद इस बहस के बाद विधेयक को समिति की अवस्था में, यानी समिति को दे दिया जाता है। समिति अपना विचार विमर्श करती है, जांच करती है और अपना रिपोर्ट देती है। उसके बाद विचार विमर्श फिर से किया जाता है, फिर सदन पे आएगा जब समिति के बाद, फिर विचार विमर्श किया जाएगा विधेयक पर। यानी द्वितीय जो वाचन है या द्वितीय पाठन, इसमें विधेयक साधारण बहस फिर समिति को दी जाती है। समिति जांच करती है विधेयक में क्या क्या कमी है, क्या सही है, फिर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद विधेयक फिर तृतीय वाचन में आ जाता है। अब तृतीय वाचन में केवल विधेयक को स्वीकार या तो कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा, स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसी के संबंध में केवल चर्चा होती है और कोई चर्चा नहीं होती है। तो विधेयक के तीन चरण हो गए। प्रथम पाठन में केवल विधेयक प्रस्तुत होगा या पेश किया जाएगा किसी भी सदन में, और राजपत्र में जो गजट होता है उसमें प्रकाशित किया। द्वितीय में यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, इसमें लंबी बहस होती है। समिति को विधेयक
दिया जाता है कि वह जांच करे, अपनी रिपोर्ट दे, फिर विचार विमर्श किया जाता है। तीसरे चरण में विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाता है। इन सब तीनों चरणों के बाद अगर विधेयक दोनों सदनों, फिर दूसरे सदन, पहले सदन का अगर ये जिस सदन में आएगा उस सदन में अगर ये तीनों चरण में विधेयक पास कर गया तो यही प्रक्रिया फिर दूसरे सदन में भी अपनाई जाती है। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहां से भी विधेयक अगर पास कर दिया गया तब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है। तो राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक को अनुमति प्रदान कर सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता है, वीटो लगा सकता है। ये सब हम पढ़ाए थे राष्ट्रपति के वक्त, जब राष्ट्रपति की क्लास चल रही थी में ये विधेयक के स्वीकृत अस्वीकृत के बारे में बताया गया था। तो ये विधेयक का हो गया प्रक्रिया। अब साधारण विधेयक, धन विधेयक, सभी विधेयक में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तीनों वाचन का। अब हम आगे चर्चा कर लेंगे। ये तो हो गया धन विधेयक क्या होता है। हम नया पेज ले लेते हैं, धन विधेयक के बारे में बताएंगे कि धन विधेयक, धन विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले एक अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में, 109 में कंफ्यूज होता है। 109 और 10 में, 109 10 में क्या होता है परिभाषा, और 9 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया दी गई है। इसमें प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। और इस धन विधेयक से संबंधित कि धन विधेयक कौन निर्धारित करेगा कि यह धन विधेयक है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है, अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है। इसके अलावा यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित होगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, के बाद प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को इसमें संशोधित कर सकता है, लेकिन लोकसभा चाहे तो उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, यानी राज्यसभा सीमित शक्ति है, सीमित शक्ति, और मात्र 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन, 14 दिन के बाद अगर वह विधेयक में कोई फेरबदल या पास नहीं करती है और अपने पास रखे रहती है तो 14 दिन बाद लोकसभा यह मान लेती है कि यह विधेयक पास माना जाएगा। भीतर स्वीकृति देना, यानी ये भी बहुत बार पूछा कि 14 दिन के भीतर स्वीकृति इनको देना पड़ेगा। 14 दिन के भीतर स्वीकृति नहीं दिए तो विधेयक को अपने आप पास मान लिया जाता है। राष्ट्रपति के पास क्या है, इसका है क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है तो राष्ट्रपति इस पे स्वीकृति दे, स्वीकृति दे या तो रोक कर रख ले, रोक कर रखे, तो ही काम कर सकता है। इस पे वीटो लगा दे या तो स्वीकृति दे दे, तो अस्वीकार नहीं कर सकता है, अस्वीकार नहीं कर सकता। इतनी बातें धन विधेयक के बारे में है। तो सबसे महत्वपूर्ण 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया दी गई है, लोकसभा अध्यक्ष इस पर अंतिम निर्णय लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा सीमित शक्ति होती है, इसमें मात्र 14 दिन के भीतर स्वीकृति उसे देनी पड़ती है, और राष्ट्रपति स्वीकृति पे या तो रोक कर रखे, अस्वीकार उसे नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यह धन विधेयक है। अब आगे देखेंगे, धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है।
क्योंकि सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। यानी वित्त विधेयक जो होता है वो धन विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी वित्त विधेयक बड़ा गोला है, इसमें एक धन विधेयक भी है। ये धन विधेयक है, ये पूरा वित्त विधेयक है। तो कुछ वित्त विधेयक ऐसे हैं जो धन विधेयक नहीं है। तो दो कैटेगरी दिया गया है वित्त विधेयक की कैटेगरी अनुच्छेद 117 का 117 और वित्त विधेयक कैटेगरी 117 के ये अनुच्छेद में वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। ये फर्स्ट हो गया और ये वित्त विधेयक सेकंड हो गया। दो कैटेगरी वित्त विधेयक की है। अब इसमें क्या है, वित्तीय विधेयक यह राजस्व और व्यय से संबंधित होता है। वित्तीय मामलों में जो वित्तीय मामलों में राजस्व और व्यय से संबंधित विधेयक होते हैं उन्हें वित्त विधेयक कहा जाता है। अब फर्स्ट वाले में क्या है, समानता क्या है, यह दोनों मतलब लोक धन विधेयक से समानता क्या है, यह लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत होता। ये भी वित्त विधेयक फर्स्ट लोकसभा में प्रस्तुत होता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। इतना करने के बाद यह साधारण विधेयक की तरह काम करने लगेगा, साधारण विधेयक की तरह काम करेगा। जो वित्त विधेयक सेकंड है उसमें क्या है, इसमें कोई भी मामला ऐसा नहीं रहता है जो 110 में उल्लेखित हो, यानी यह धन विधेयक नहीं रहता है। यह शुरू से ही साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। साधारण विधेयक यह दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में यह पेश किया जा सकता है वित्त विधेयक को, और सदन के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जाता जब राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा न दे दे। यानी इसमें केवल एक कैटेगरी है कि राष्ट्रपति अनुशंसा प्रदान करता है, राष्ट्रपति अनुशंसा प्रदान करेगा तब जाके ये वित्त विधेयक किसी भी सदन में पास होगा। बस इतना सा ही इसमें साधारण विधेयक से भिन्नता है, किसी भी सदन में पास होगा, बाकी ये साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। और वित्त विधेयक फर्स्ट में एक चीज है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के जो प्रस्तावित कर है उसमें न तो कमी की जा सकती है न इसे समाप्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाले में इतना है। तो यानी 117 का 117 का 3 वित्त विधेयक 2। ये वित्त विधेयक 2 जो है पूरा साधारण विधेयक की तरह काम करता है, केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही किसी सदन में पास होता है। यह राज्यसभा लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक 1 जो है 117 का 1 वो लोकसभा में वो पूरा धन विधेयक की तरह कुछ देर काम करेगा, नहीं लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत होगा, उसके पश्चात यह साधारण विधेयक की तरह कार्य करेगा। तो इतनी बातें धन विधेयक वित्त विधेयक के बारे में थी। अब जब कोई साधारण विधेयक या कोई भी विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध पैदा होता है तब क्या स्थिति होती है, यानी एक सदन पास कर दिया यदि एक सदन पास नहीं कर रहा है, यानी दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति पैदा होने पर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। संयुक्त बैठक, अब संयुक्त बैठक का अनुच्छेद इस अनुच्छेद में प्रावधान है, अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 में इसका संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
इस संयुक्त बैठक में क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी? जब विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हो, दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत हो, या किए गए जो दूसरा सदन संशोधन कर रहा है दूसरा सदन, वो उसका अन्य सदन उसको मान नहीं रहा है, यानी असहमति है। उसके बाद क्या हो गया, विधेयक को बिना पास किए कोई सदन 6 माह से अधिक रख ले रहा है अपने पास, 6 माह से अधिक अपने पास जब रख ले, फिर इस 3 स्थितियों में, यानी अस्वीकृति कर दे, अपनी असहमति दे दे संशोधन में, या 6 माह तक अपने पास रख ले, इन स्थिति राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करे। लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होगा वह इस अनुच्छेद 118 के 4 के तहत, ये अनुच्छेद भी आप याद कर लीजिए, 118 के 4 के तहत लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और किन किन परिस्थिति, ये साधारण बहुमत से फिर पास होगा, साधारण बहुमत से यानी जितने सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के उनमें से प्लस आधे से एक अधिक, यानी सभी में से आधे से एक अधिक, इसमें लोकसभा को वेटेज मिल जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है तो यह लोकसभा के पक्ष में झुक जाता है। इसके अलावा धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, इसके लिए संयुक्त बैठक आहूत नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन, धन विधेयक, संविधान संशोधन दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर इसके अलावा अध्यक्ष का लोकसभा हो गया, और इसमें अगर मान लिया लोकसभा का स्पीकर उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, अगर ये अभी नहीं उपस्थित है तो डिप्टी स्पीकर करेगा राज्यसभा का, और ये भी नहीं उपस्थित है तो लोग चुनेंगे अपने आपस में कौन करे इसका अध्यक्षता। सभापति यानी उपराष्ट्रपति कभी भी इसका अध्यक्षता नहीं कर सकता। इतने बात संयुक्त बैठक के लिए है। आगे देखेंगे संयुक्त बैठक कुछ शब्दावलियां हैं संसद से संबंधित, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे शब्दावलियों में प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन, विघटन, ये सब जो शब्दावलियां हैं ये देखेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावलियां, महत्वपूर्ण शब्दावली, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली में हम देखेंगे आहूत करना, यानी राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करता है, सम्मन जारी करेगा दोनों सदनों को, सदन को सम्मन जारी करेगा और सत्र को आहूत करता है। ये हो गया। इसमें जैसे हम देखेंगे अपने यहाँ 3 सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक होता है शीतकालीन सत्र होता है जो ठंडी में होता है, शीतकालीन। तो इन तीनों सत्र को राष्ट्रपति आहूत करता है, यानी दोनों सदनों को सम्मन जारी करेगा कि सत्र की बैठक की जाए। इसमें दिया भी है कि कम से कम साल भर, एक साल में 2 बार बैठक हो, यानी 6 महीने का अंतराल हो, 6 माह का अंतराल होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ 3 बैठक होती है। तो ये आहूत करना हो गया। अगला शब्द अगर हम यहाँ से लेते हैं, दूसरे नंबर का शब्द लेंगे अवकाश। शब्द जानने रहिए, जिससे कभी पूछ ले ये और फिर 4 लाइन में दे दे कि ये किससे संबंधित है तो आप लोग कर पाइए। अवकाश
एक सत्र, जो सत्र है उसकी समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ, ये जो बीच का समय है इसी को कहते हैं अवकाश। यानी एक सत्र समाप्त हो रहा है और दूसरे सत्र प्रारंभ हो रहा है, जो बीच का समय होता है उसे अवकाश कहा जाता है। देखेंगे स्थगन, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार स्थगन शब्द आएगा। तो स्थगन होता है जैसे प्रक्रिया चल रही है विधानसभा की या संसद की, किसी भी में, तो अगर कभी देखेंगे आप शोरगुल मचने लगता है तो सदन को एडजर्न कर लिया जाता है, तो वही एडजर्न जो इंग्लिश का शब्द है उसी को स्थगन कहते हैं। तो यह होगा संसद की बैठक समाप्त करने से संबंधित, यानी संसद की बैठक जब कुर्सी उर्सी चलने लगती है या कभी हल्ला मचाने लगते हैं, सदन में आ जाएंगे, बेल में आ जाएंगे, तो ये जो सभापति होता है या स्पीकर होता है यह कदम उठा लेता है, संसद की बैठक समाप्त कर देता है, कहता है कि जैसे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या आज के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। चौथा शब्द हो गया अनिश्चित काल के लिए। निश्चित काल के लिए सदन स्थगन, सदन स्थगन। जब अनिश्चित काल के लिए होता है तो बिना बताए कि कब आहूत होगा, मतलब समय, अगला समय नहीं बताया जाता है कि कब आहूत किया जाएगा, तो अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाता है। फिर अगला शब्द अगर हम देखेंगे सत्रावसान। सत्रावसान जो होता है यह एक सत्र की समाप्ति पर किया जाता है, यानी जब सत्र समाप्त कर किया जाता है सत्रावसान कहा जाता है उसे, यह राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान राष्ट्रपति करता है और स्थगन ये स्पीकर या जो डिप्टी स्पीकर करेंगे और सभापति करेंगे। अनिश्चित काल के लिए भी वही करेंगे। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर आगे का शब्द एक है विघटन, ये भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये सदन का जीवन काल समाप्त कर दिया जाता है, जीवन काल समाप्त, यानी सदन को विघटित कर दिया जाता है, तो ये विघटन शब्द हो गया। आगे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक आप लोग सुनते होंगे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल किसे कहा जाता है? प्रश्नकाल यह संसद का जो पहला घंटा होता है इसे प्रश्नकाल कहा जाता है, संसद का पहला घंटा। इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं, फिर मंत्री उसका जवाब देते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं। सरकार में होते हैं मंत्री ना, तो मंत्री उत्तर देंगे और सदस्य प्रश्न पूछेंगे। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 तरीके से। एक तारांकित, मतलब जो चिन्हित किया जाता है, एक तारांकित, अतारांकित और तीसरा हो गया अल्प सूचना पे। अल्प सूचना पे तो तारांकित जो होता है इसमें मौखिक उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दे दिया जाएगा, इसमें पूरक प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन जो अतारांकित होता है इसमें लिखित रिपोर्ट दी जाती है, तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लिखित रिपोर्ट आवश्यक है। अल्प सूचना वाले में 10 दिन का नोटिस या किस नोटिस पहले पूरा देके कि हम यह प्रश्न पूछेंगे, तो इसको अल्प सूचना देकर प्रश्न पूछा जाता है। जो तारांकित होता है इसके लिए हरे रंग की प्रयोग की जाती है, हरे रंग का प्रयोग किया जाता है कागज, और अतारांकित में सफ़ेद। कभी पूछ ले, मान लिया जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये हल्के गुलाबी। इस तरीके से आप पूरक प्रश्न मतलब प्रश्नकाल जो होता है ये पहला घंटा होता है सदन का। प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्री उसका उत्तर देता है। आगे प्रश्नकाल के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है ये प्रश्नकाल के पश्चात का घंटा है।
प्रश्नकाल जब होता है उसके पश्चात, प्रश्नकाल के तुरंत बाद वाली स्थिति जब आती है तो यह शून्यकाल होता है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक होता है, यानी 1 घंटे का समय है। इसमें यह 1962 से जारी किया गया और यह भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई, यानी भारत ही इसका जनक है, भारत की देन है। इसमें एक क्या है, प्रश्नकाल एवं कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। ये प्रश्नकाल हो गया, उसके पश्चात जो कार्यक्रम तय किया जाता है कि इसके बाद क्या कार्रवाई होगी सदन की, कार्यक्रम तय किया जाता है, उसके बीच का जो समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है, इसी को हम शून्यकाल कहते हैं। तो इस शून्यकाल के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो हम संसद की विधायी प्रक्रिया बता दिए कि कैसे कैसे विधेयक प्रस्तुत होता है, फिर किन किन चरणों से होते हुए पारित होता है। धन विधेयक के बारे में बता दिए, संसद सत्र आहूत कैसे होता है, संयुक्त बैठक कैसे की जाती है उसके बारे में बता दिए, कुछ शब्दावलियाँ महत्वपूर्ण थी उसके बारे में बता दिए। अब अगली क्लास में हम अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक एक बार ब्रीफ कर देंगे। जो बीच में कुछ अनुच्छेद छूटे होंगे वो इसमें समाहित हो जाएंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और भी चरण में। तो थोड़ा गला खराब है, आवाज़ हो सकता है साफ ना आ रही हो आप लोगों को सॉरी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।